हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को था बड़ी बेसब्री से इंतजार। आज वो दिन है, आज 2 नवंबर 2023 है जब सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन ऑफिशियली होने जा रही है चालू, और हमारे सारे बच्चे जाकर देने वाले हैं अपनी एग्जाम्स, सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम्स। पहला पेपर, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का। सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन, और मैं एकाग्रता का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं। मैं सीए इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। ये जितने भी बच्चे यहां पर हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों सारा प्यार। सेशन आप लोगों के लिए लाइव नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए रिकॉर्डिंग करके जा रहा हूं। कल का जो सेशन हुआ बहुत ही ओपी हुआ, बहुत ही अमेजिंग हुआ। 1700 से ज्यादा बच्चे लाइव देख रहे थे। सुपर 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे और बहुत अच्छे कमेंट्स उसके नीचे आए। मैं अभी कर रहा हूं ड्राइव, इस समय मैं निकला हूं बैंगलोर से महाराष्ट्र की तरफ 1200 किलोमीटर ड्राइव करके, लेकिन आप लोगों के लिए यह सेशन मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूं ताकि आप लोग ये सेशन देखेंगे, इसके थ्रू पढ़ेंगे और अपनी प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ये जो सेशन है दोस्तों, इसका नाम है वार्म अप सेशन। वार्म अप क्या होता है? वार्म अप ये होता है कि जब भी आप एक कोई हैवी एक्टिविटी करने वाले हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं, तो उसके पहले आपको अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना होता है। आज के दिन से बड़ी फिजिकल एक्टिविटी आप लोगों के लिए क्या होगी? इट्स नॉट जस्ट फिजिकल बट इट्स ऑल्सो मेंटल। सो यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन, ट्रेन योर बॉडी अकॉर्डिंगली, कि आप आज दोपहर में 2 बजे पेपर लिखने के लिए तैयार हो जाए। ये सेशन जो है, इस सेशन के अंदर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, क्वेश्चंस मुझे भी नहीं पता, ये फाइल मुझे स्वाति मैम ने जस्ट सेशन से पहले दी है। 3 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस 10-10 मार्क के, 1 क्वेश्चन 5 मार्क का, 25 मार्क का पेपर करने वाले हैं। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच से हम लोग करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ में यहां पर सॉल्व करेंगे। तकरीबन 1 घंटे में सेशन खत्म करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड है वो ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूट कहता है 180 मिनट में आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। सो 180 मिनट्स में अगर 100 मार्क का पेपर, दैट मींस यू गेट 1.8 मिनट फॉर एवरी मार्क। तो अगर मैं कहता हूं कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 18 मिनट्स में होना चाहिए, और 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 9 मिनट्स में। सो दैट मेक्स 18 + 18 + 9, आइडियली 45 मिनट्स में सेशन हमारा हो जाना चाहिए। सेशन खत्म होने के बाद इसी चैनल पे 8:30 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रीमियर होने वाली है, इंपॉर्टेंट पेपर राइटिंग टिप्स की। 14 से 15 मिनट की छोटी सी वीडियो है, जरूर देखना। मेरा एक स्टूडेंट है गौतम फ्रॉम मुंबई, जिसको 96 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने आपको दिखाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा वीडियो आपके लिए, और वो कॉपी दिखाने के बाद 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, 10 इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ गौतम। सो जरूर देखिएगा। गौतम मेरा स्टूडेंट था, मुझसे पढ़ चुका था और ऑल इंडिया रैंक लेके आया था सीए इंटरमीडिएट में। अब अगली बारी आपकी है, ठीक है? सो पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस के साथ करते हैं चालू। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की मेरी बैच एकाग्रता के प्लेटफॉर्म पे चालू हो रही है। लाइव बैच 15 दिसंबर से। ग्रुप 1 के पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव्स मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। किसी स्पेसिफिक टीचर का लेना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक टीचर का मिल जाएगा। कॉम्बो लेना चाहते हैं, कॉम्बो मिल जाएगा। मतलब जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, जिस पैटर्न में आप चाहते हैं, आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। करेक्ट? नाउ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सेव द डेट। 19 नवंबर की डेट सेव कर लेना। संडे उस दिन आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए मैं लेने वाला हूं। कोई भी ये सेशन को मिस नहीं करेगा विदाउट एनी फेलियर। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, और इस यूट्यूब चैनल पे ही वो इवेंट होने वाला है, जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वार्म अप क्वेश्चन नंबर 1, इंश्योरेंस क्लेम का है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम है 18 मिनट। देखा लग रहा है क्वेश्चन, क्वार्टरली डेटा यहां पर दिया है, और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का ये क्वेश्चन लग रहा है। लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर 3 क्वेश्चंस कल हम देख चुके हैं। आज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के ऊपर ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। टाइम मैं यहां पर मॉनिटर कर रहा हूं, आप भी अपना टाइम मॉनिटर कीजिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नाउ। Monalisa and Company runs plastic goods shop. Following details are available from the quarterly sales tax return file 2009, 10, 11, 12. क्वार्टरली रिटर्न्स दिए, क्वार्टरली डेटा हमको दिया है जनवरी टू 31 मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। अब यहां पर इन सब के बाद आपको एनुअल फिगर्स दिए गए हैं, मतलब इन चारों की टोटल्स दी गई है। यहां पर चारों की टोटल्स दी गई है। अब यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 4-4 साल का डेटा दिया क्यों है। देख लेते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ कट के डेटा दिए हुए हैं, जैसे 16 सितंबर से 30 सितंबर 15 दिन का सेल्स, 16 सितंबर 2012 से 30 सितंबर 2012 15 दिन का सेल्स है, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर। ओके,
कुछ तो होगा इसमें। अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन फॉर ₹1,00,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ पॉलिसी फायर ऑकर्ड ऑन 15 सितंबर 2012। अब समझ में आ गया क्यों, ये है हमारी डेट ऑफ फायर, ठीक है। इंडेमनिटी पीरियड वाज 3 months, नेट प्रॉफिट वाज ₹1,20,000 एंड स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड आर 43,990 फॉर द ईयर एंडिंग 2011। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। ओके, एक एक कर शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का जो क्वेश्चन सिखाया है उसमें 9 स्टेप्स मैंने आपको बताए, हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और 9 स्टेप्स के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे इंडेमनिटी पीरियड। टाइम बेटा जी मैं नोट कर रहा हूं, कितने समय में क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। इंडेमनिटी पीरियड विल बी लोअर ऑफ ए एक्चुअल और बी अलाउबल। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिया है इंडेमनिटी पीरियड वाज फॉर 3 months, तो एक्चुअल अलाउबल अलग अलग से नहीं दिया है, तो यहां पर हम उसको 3 months ही कंसिडर करके चलेंगे, दोनों को 3 months। ये सिर्फ दिखाने का है, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स का मतलब है कितना सेल्स होना चाहिए था वर्सेस कितना सेल्स हुआ, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। अब आग जो लगी है वो लगी है 15 सितंबर 2012 को और इंडेमनिटी पीरियड है 3 महीने, तो 15 सितंबर 2012 से 3 महीने होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर 2012। हमें यह देखना है कि इन्हीं महीनों में पिछले साल सेल्स कितना था, मतलब हाउ मच वाज एक्चुअल सेल्स फ्रॉम 15th September 2011 टू 15th December 2011। सबसे पहले ये डेटा हमें निकालना है। अब ये यार ये डेटा कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, अब शायद इसीलिए आपको क्वार्टरली डेटा दिया, हमें 2011 का डेटा चाहिए और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का डेटा चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा जी, क्या मैं ये फिगर पिकअप कर लूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर तक का डेटा है 1,90,000, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 1,90,000 पिकअप करता हूं, लेकिन मुझे चाहिए कब से सर, मुझे चाहिए ये डेटा 15 सितंबर 2011 से, तो मैं 16 सितंबर 2011 से 30 सितंबर की ये फिगर पिकअप करता हूं। सो 34,000 का मेरा सेल हुआ था 16 सितंबर 2011 टू 30 सितंबर 2011। अब मैं लेता हूं सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, जो कि आ रही है बेटा जी 1,90,000, ये इसमें करता हूं मैं ऐड, और अब मुझे सेल्स चाहिए सिर्फ 15 दिसंबर की, मतलब पिछले 15 दिनों की सेल्स को मुझे करना है लेस। पिछले 15 दिनों की सेल्स अगर आप यहां देखेंगे 16 दिसंबर 2011 से 31 दिसंबर 2011 की, तो बेटा जी सेल्स हो जाती है 60,000 रुपीज, उसको मैं करता हूं लेस। तो अब अगर मैं तीनों की कैलकुलेशन कर लेता हूं तो 34,000 प्लस 1,90,000 माइनस 60,000, इट कम्स टू 1,64,000 रुपीज। चेक कर लीजिएगा, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड इन द प्रीवियस ईयर वाज 1,64,000। अब हमको यहां पर चेक करना है कि पिछले सालों की सेलों में कोई ट्रेंड है क्या, मतलब क्या 2009 और 2010 के सेल्स को कंपेयर करते हैं। सो 2010 सेल इज 7,13,000 माइनस 2009 सेल इज 6,20,000। नाउ इफ यू चेक ओवर हियर दी एब्सोल्यूट इंक्रीज इज 93,000, लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो 93,000 डिवाइडेड बाय 6,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां पर 15% का ग्रोथ मुझे नजर आता है। चेक कर लीजिएगा। अब हम यही कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द सेल्स ऑफ 2009 एंड 2010। सो 10 एंड 11 का सेल है 819,950 माइनस 2010 का सेल है 7,13,000। इंक्रीमेंटल सेल यहां पर आपको मिल जाता है 1,06,950 डिवाइडेड बाय बेस ईयर सेल 7,13,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन यहां पर आपको 15% का ग्रोथ मिल रहा है, लेकिन ये ग्रोथ आपको 2012 में नजर नहीं आएगा क्योंकि 2012 अफेक्टेड ईयर है। ये वो साल है जिस साल में आग लगी है, फायर लगी है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, डिसलोकेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो अगर सब कुछ सही चलता था तो शायद यही 15% की ग्रोथ हमको यहां पर देखने को मिलती थी। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सपेक्टेड सेल्स है उसमें हम कर देंगे ग्रोथ एट द रेट ऑफ 15%, मतलब 1,64,000 तो एक्चुअल सेल्स हुआ है पिछले साल, और अगर सब कुछ सही होता था तो ये सेल्स 24,600 से बढ़ जाता था। मतलब दोस्तों इन दैट केस व्हाट वुड हैव बीन माय एक्सपेक्टेड सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड मतलब यही 3 महीने, बट करंट ईयर में तो मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स है 1,88,600। चेक कीजिएगा सभी जने, 1,88,600। इसमें से मैं माइनस करता हूं एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड।
सो यही जो डेट्स है 15 सितंबर 2012 से लेकर 15 दिसंबर 2012 का एक्चुअल सेल्स क्या है, पहले 15 दिनों का सेल्स उठाते हैं। सो 16 सितंबर 2012 से 30 सितंबर तक कोई सेल नहीं हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। फिर मैं आता हूँ 2012 में 12 बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, इतनी एंजाइटी हो रही ना। 2012 में Q4 का सेल्स लेता हूँ 1,48,000, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1,48,000, और फिर मैं उसमें से डिडक्ट करता हूं पिछले 15 दिनों का सेल्स 16 दिसंबर से 31 दिसंबर जो कि है 20,000। तो 1,48,000 माइनस 20,000, यहां पर सेल्स का अमाउंट आपको मिल जाता है 1,28,000। चेक कीजिएगा सभी जने, 1,28,000। और अब जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे जाकर मिलेगी फिगर ऑफ शॉर्ट सेल्स। हाँ जी दोस्तों, सो 188,600 माइनस 28,000 दैट बिकम्स 60,600। 60,600 इज माय फिगर ऑफ शॉर्ट सेल्स। बहुत ही अमेजिंग तरीके से चल रहा है। अब जितना सेल्स कम हुआ है जरूरी थोड़ी है उतना पूरा के पूरा प्रॉफिट हो, तो हम लोग यहां पर निकालते हैं जीपी रेशियो ऑब्लिक अर्निंग रेशियो। जीपी रेशियो अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पिछले साल का 2011 का जीपी रेशियो यहां पर निकालेंगे। आग लगी है 2012 में, मैं दिल की नहीं दुकान की आग की बात कर रहा हूं। ओके, तो 2011 का जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो दिया है नीचे 1,20,000, और स्टैंडिंग चार्जेस पूरे के पूरे इंश्योर्ड है। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स चार्जेस 43,990। सो 1,20,000 प्लस 43,990, इसको हम करते हैं डिवाइड पिछले साल के सेल से 819,950। 2011 का सेल है 819,950 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1,20,000 प्लस 43,990 डिवाइडेड बाय 819,950 मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक कीजिएगा दोस्तों, इज इट कमिंग टू 20%। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर हमने देखा है कि कभी कभी प्रॉफिट के अंदर भी ट्रेंड आता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। यहां पर ऐसा कुछ सच दिया हुआ नहीं है। स्टेप नंबर 1, 2, 3 हो जाने के बाद अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में मैं कैलकुलेट करता हूं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स जो कि हमने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 2 के अंदर, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं अर्निंग रेशियो या फिर जीपी रेशियो के साथ, जिसको हमने कैलकुलेट किया है स्टेप नंबर 3 के अंदर। शॉर्ट सेल्स हुआ है हमारा 60,600 और उस पे 20% अर्निंग रेशियो में मल्टीप्लाई करता हूं, तो 60,600 का 20% होता है 12,120। दिस इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप नंबर 5 मोस्टली क्वेश्चंस में होता नहीं है, बट फिर भी हम लोग लिख देते हैं फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, और यहां पर है वो कुछ नहीं, तो मैं लिखता हूं नील। फॉर्च्यूनेटली हम लोग इतने लकी हैं, इस क्वेश्चन के अंदर क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगा आप लोगों के साथ में, क्योंकि आखिरी बार मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, नए सिलेबस में से ये टॉपिक हटा दिया गया है। आग लग जाने की वजह से हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो हम चुपचाप नहीं बैठते हैं, हम कहीं ना कहीं किसी और दूसरी जगह पे हमारा बिजनेस करते हैं। जब कहीं ना कहीं किसी और दूसरी जगह पे हमारा बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल खर्चा लगता है, कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, इसको कहते हैं एडिशनल एक्सपेंडिचर, जिसका क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से करने की कोशिश करते हैं। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर जो होता है, इट इज लोअर ऑफ 3 फिगर्स। नंबर 1 इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, नंबर 2 अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इनटू ब्रैकेट टर्नओवर आफ्टर एडिशनल एक्सपेंडिचर या टर्नओवर विद एडिशनल एक्सपेंडिचर माइनस टर्नओवर विदाउट एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये एडिशनल खर्चा करने की वजह से मैंने एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाया। और तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज इक्वल टू एडिशनल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय स्पैट। स्पैट का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये तीनों कैलकुलेशंस हम करते हैं, तीनों में से जो लोवेस्ट होता है उसका क्लेम लिया जाता है। स्टेप नंबर 4, 5, 6 हो जाने के बाद बनता है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 के अंदर हम बनाते हैं समरी ऑफ लॉसेस। स्पैट तो वैसे भी अब हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। समरी ऑफ लॉस, समरी ऑफ लॉस के अंदर होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हमने निकाला है स्टेप नंबर 4 के अंदर ₹12,120। फिर आता है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। 10 मिनट हो गए हैं क्वेश्चन करते हुए, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 18 मिनट में हम आराम से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको करवा रहा हूं। एडिशनल एक्सपेंसेस, still we are very much on the time. Additional expenses as per step number 6,
ये भी है डैश। अब यहां पर हमें देखना है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से इज देयर एनी सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर आप यहां चेक करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई कैन नॉट फाइंड इन एनी सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर होता है तो यहां पर हम लिख देते हैं सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो भी यहां पर नहीं है, तो आपका नेट लॉस आएगा 12,120। देयरफॉर नेट लॉस इज 12,120। स्टेप नंबर 8 के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पैट। स्पैट का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है जीपी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर इन प्रीसीडिंग 12 months from the date of fire। तो जिस दिन आग लगी है उससे पिछले 12 महीने का टर्नओवर। जीपी रेशियो में पता है 20%, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पे डेट लगाता हूं। तो यार आग लगी है 15 सितंबर 2012 को, तो हमें ये टर्नओवर चाहिएगा 15 सितंबर 2011 से लेकर, या मैं कहूंगा 16 सितंबर 2011 से लेकर 15 सितंबर 2012 तक। अब अगर आप देखोगे तो इस पूरे पीरियड के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है। थोड़ा मैं इसको स्प्लिट करना चाहूंगा। मैं यहां पे कहूंगा आई नीड टर्नओवर फ्रॉम 16 सितंबर 2011 टिल 31 दिसंबर, क्या हो रहा है भाई, हाथ कांप रहे हैं, 2011। और फिर मुझे निकालना है टर्नओवर फ्रॉम 1 जनवरी 2012 टू 15 ऑफ सितंबर 2012। थोड़ा क्रिटिकल कैलकुलेशन होने वाला है। एक चीज और ध्यान रखना, ग्रोथ हैपेंस ऑन YOY बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यहां पर 2011 का जब हम टर्नओवर निकालेंगे तो उसके अंदर दोस्तों हमें ग्रोथ का एलिमेंट यहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2011 का सेल्स लेते हैं 15 सितंबर 2011। तो 15 सितंबर 2011 से लेकर 30 सितंबर तक का सेल्स है 34,000, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का सेल है 1,90,000। तो 34,000 प्लस 1,90,000 को मैं यहां पर ब्रैकेट में लेता हूं, 34,000 प्लस 1,90,000, और इसके ऊपर मुझे 15 नहीं कितना 20% ग्रोथ लगाना है। ग्रोथ कितना था, 20%। लेट मी रिकन्फर्म, 190 है, ग्रोथ यहाँ पे है 15% है, सॉरी 20 नहीं 15% है। एग्जाम के अंदर काफी बार ऐसा होता है, किसी और क्वेश्चन का डेटा आपको याद रह जाता है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा करंट ईयर का सेल। करंट ईयर के सेल पे ग्रोथ नहीं लगेगा। करंट ईयर का मुझे सेल चाहिए जनवरी से लेके 15 सितंबर तक। एक सेकंड, तो मैं क्वार्टर 1 का सेल ले लूंगा, क्वार्टर 2 का ले लूंगा, क्वार्टर 3 का। क्वार्टर 3 का है 30 सितंबर और मुझे चाहिए 15 सितंबर, पिछले 15 दिनों का माइनस कर दूंगा। तो 162, 221, 175, 162, 221, 175, और पिछले 15 दिनों का सेल्स मैं करूंगा माइनस, मतलब 16 सितंबर 2012 से लेकर 30 सितंबर 2012 तक का सेल्स, जो कि है 0, शून्य, नील, उसको मैं करता हूं माइनस। तो यहां पर हमें फिगर मिलती है कुछ इस प्रकार, 20% ऑफ। अब 34,000 प्लस 1,90,000, 2011 का सेल आ रहा है 2,24,000, उसमें मैं 15% ऐड कर देता हूं। फिर मैं ऐड कर रहा हूं 1,62,000, ऐड कर रहा हूं 2,21,000, ऐड कर रहा हूं 1,75,000। तो ये फिगर आता है 20% ऑफ 8,15,600, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 163,120। सर ये स्पैट होता क्या है? द स्पैट इज द सब्जेक्ट मैटर। ये वो चीज है जिसकी आप पॉलिसी ले रहे हैं। और फिर लास्ट में मैं निकालता हूं स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 में हम लोग निकालते हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अब अमाउंट ऑफ पॉलिसी निकालने के लिए मुझे वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर को अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ पॉलिसी और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर करना होता है। अगर आप ये क्वेश्चन में देखते हैं तो पॉलिसी इज ₹1 लाख, पॉलिसी है 1 लाख की और स्पैट है 1 लाख से ज्यादा, अंडर इंश्योरेंस है, प्रेजेंट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी दैट इज ₹1 लाख। एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसा लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट इज स्पैट। स्पैट की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 1,63,120। देयरफॉर इट इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ अंडर इंश्योरेंस। और अगर ये अंडर इंश्योरेंस का एग्जांपल है तो हमको यहां पर निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम निकलेगा यूजिंग द एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर 163,120 मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस 12,120। नेट लॉस हमने कैलकुलेट किया था स्टेप नंबर 7 में, 1 लाख डिवाइडेड बाय
163,120 multiplied by 12,120, that comes to 7,430. So amount of claim है 7,430. That's all. Check all of you. So ये क्वेश्चन हमने खत्म किया है 15 मिनट में. टाइम मैंने यहां पर नोट किया है 15 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया, जबकि स्टैंडर्ड टाइम जो था इसका वो था 18 मिनट्स. अमेजिंग. वार्म अप सेशन की यही खास बात होती है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी एक्सरसाइज हो रही है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. स्पैट एक बार सब जने वापस देख लेना. स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द फायर. आग लगी है 15 सितंबर 2012 को, तो 16 सितंबर 2011 से 15 सितंबर 2012 का सेल्स. अब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिछले साल का सेल लेंगे जो कि था 34,000 पहले 15 दिन का, 1,90,000, 2,24,000. इट इज सब्जेक्ट टू ग्रोथ. 15% उसमें ग्रोथ ऐड होगा. करंट ईयर के सेल्स में ग्रोथ ऐड नहीं होगा क्योंकि करंट ईयर का सेल जो है इन्फेक्टेड सेल्स है, अफेक्टेड सेल्स है. प्लस 1,62,000 प्लस 2,21,000 प्लस 1,75,000, तो आपका सेल आ रहा है 8,15,600. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जीपी रेशियो से. जीपी रेशियो निकाला स्टेप नंबर 3 में, चेक कर लेना. 20% इंटू 20%, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर मतलब मेरे सालाना प्रॉफिट टर्नओवर पे इतना प्रॉफिट होता है 1,63,200, जो कि मेरे अमाउंट ऑफ क्लेम्स अमाउंट ऑफ पॉलिसी से कम है 1 लाख रुपीज. तो एवरेज क्लॉज लगेगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 163 टू 120, 163 120 मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस 12,120, दैट कम्स टू 7,430. दैट इज योर अमाउंट ऑफ क्लेम. 18 मिनट स्टैंडर्ड टाइम था, 15 मिनट में क्वेश्चन कर लिया है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर मैम ने दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन. 10 मार्क का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम है इसका भी 18 मिनट्स. टाइम मैं यहां पर कर लेता हूं नोट, नो प्रॉब्लम. Following information was provided by PQR for the year ended 31st March 2019. GP दिया है, सारे पॉइंट्स दिए हैं. लास्ट पढ़ते हैं. प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड. कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. मां कसम, ये क्या है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड. पहले डायरेक्ट से सॉल्व करो फिर इनडायरेक्ट से, बहुत सारा गोंधड़ है. तो कैश फ्लो आपको जो पूरा बनाना है वो डायरेक्ट मेथड से बनाना है. मां कसम. चलिए शुरू करते हैं फटाफट. टाइम मैंने नोट कर लिया है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो प्रॉपर तरीके से करेंगे. कैश फ्लो के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब पूरा कैश फ्लो जो बनाना है वो हमें बनाना है डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए होता है. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट मेथड. तकरीबन 12-15 लाइंस में यहां पर ब्लैंक छोड़ देता हूं और फिर मैं लिखता हूं बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. 6-7 लाइंस ब्लैंक छोड़ देते हैं. सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फिर आएगा DENF. डी क्या होता है? नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ई आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर. और फिर एफ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, हाथ कांपते हैं यार, एट एंड ऑफ द ईयर. चलिए बहुत ही बढ़िया है. फॉर्मेट हमारा बनके तैयार है. अभी सिर्फ डायरेक्ट मेथड पे फोकस करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड को देखेंगे बाद में. ठीक है, एक एक कर स्टार्ट करते हैं. The gross profit ratio for the year was 25%, which amounts to 3,75,000. Company sold goods for cash only. मतलब यहां से हमें मिलेगी फिगर ऑफ कैश सेल्स. कैसे निकालेंगे बेटा जी हम लोग कैश सेल्स, समझना. अब आपसे कहा है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 375 और जीपी रेशियो है 25%. तो मैं सिंपल है 3,75,000 को 25% से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा कि मेरा सेल्स कितना है. और क्वेश्चन कहता है कि जितना भी सेल्स है वो पूरा के पूरा सेल्स कैश में है. तो मेरा कैश सेल्स होगा बेटा जी, यहां पर चेक कर लीजिएगा 15 लाख रुपीस.
इट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो। चेक करना, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। 15 लाख का 25% जो होता है कैश इनफ्लो है, मतलब जीपी रेशियो है। चलिए बहुत अच्छा, पहले 2 पॉइंट्स खत्म होते हैं। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय ₹25,000। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का पॉइंट है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब क्या मैं कह सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के केस में माय स्टॉक इज इंक्रीजिंग, मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो। कहां दिमाग लगा रहे हो सर, इनडायरेक्ट का पॉइंट है। अरे होता है, हमारा दिमाग जो है ना प्री सेट होता है इनडायरेक्ट के लिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। डायरेक्ट के अंदर इसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 5,55,000। तो मैं यहां पर आता हूं और लिखता हूं वेजेस पेड 5,55,000 का कैश आउटफ्लो, बहुत ही बढ़िया। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 35,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पेड 15,000। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड 35,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पेड 15,000। बहुत बढ़िया। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000 इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड 40,000। कैश फ्लो आउटफ्लो, बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,05,000। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 5,000। इंटरेस्ट का भी डायरेक्ट मेथड में सच कोई जरूरत नहीं है। बैंक लोन रीपे किया 2,05,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। Trade payables on 31st March 2018 were 50,000 and on 31st March 2019 were rupees 35,000। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें दिए हैं। ओके, अमाउंट पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 6,10,000। अब समझना अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, एक्चुअल कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। तो मेरा 6,10,000 का कैश आउटफ्लो यहां पर हुआ है। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर, सो $6,10,000। ओके, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू ₹55,000। 2-3 लाइंस छोड़ के मैं नीचे लिखता हूं। इनकम टैक्स पेड 55,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो है यूज है इनडायरेक्ट मेथड में होने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 8,20,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 820 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20, मतलब 8,40,000 कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कोई यूज नहीं है। डेप्रीसिएशन ऑन अदर टेंजिबल एसेट कोई यूज नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 15 नवंबर फॉर 3,50,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश आउटफ्लो। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बहुत ही बढ़िया। ऑन 31st March 2019 2,07% debentures were issued at a face value in exchange of a plant, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कहीं पे नहीं आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऑन 31st March 2018 इज 2,25,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऑन 31st March 2018, मतलब ये क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2,25,000। चेक कीजिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर is 2,25,000। प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन मेरे हिसाब से पूरी तरह हो चुका है, चेक कर लीजिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं। 8,40,000 का कैश इनफ्लो था, माइनस 3,50,000 का आउटफ्लो था, 4,90,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। 40,000 का आउटफ्लो और 2,05,000 का आउटफ्लो, 2,45,000 का आउटफ्लो।
और अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर और तो कुछ यहां पर बचा नहीं है, और कुछ यहां पर बचा नहीं है, दैट्स ऑल। सो 15 लाख का इनफ्लो, माइनस 5,55,000 के वेजेस पेड, माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस पेड 35,000, माइनस 15,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस 6,10,000 का अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। कैश परचेजेस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। इनकम टैक्स पेड 55,000, ये आता है बेटा जी 2,30,000। तो अब अगर मैं A प्लस बी प्लस सी करता हूं, सो 2,30,000 प्लस 4,90,000 माइनस 2,45,000, तो मुझे मिलेगा डी आता है बेटा जी 4,75,000, और इसमें मैं ऐड करता हूं 2,25,000, तो आंसर मुझे मिलेगा 7 लाख रुपीस। चेक करिएगा क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख रुपीस आ रहा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख रुपीस आ रहा है। इससे क्वेश्चन अभी हमारा खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं होता है। अभी भी हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चेक करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन। यहां तक चेक कर लीजिए सबका हुआ क्या। यहां पर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, इनडायरेक्ट मेथड में इसको सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। अब ये कैच क्या है, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, कैसे निकालेंगे बाबू बोशाय। तो यहां पर समझने वाली बात है कि बेटा जी आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर बनाना पड़ेगा एक P&L अकाउंट। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमको प्रॉपर तरीके से यहां पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको यूज कर हमको बनाना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। सर्टेनली ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लग सकता है, बट ऑल सेट एंड डन जो है यही है, और इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन हमारे माइंड में, डेटा हमारे माइंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहां पर दिया गया बेटा जी 3,75,000 रुपीज का, उसको मैं लेकर चलता हूं अपने P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अरे यार भाई साहब, क्यों गरीबी में आटा गिला कर आ रहा हूं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,75,000, एक एक कर एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं और P&L को डेबिट क्रेडिट करते चलते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 25,000, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो ट्रेडिंग है, हम अभी P&L में। वेजेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस ये कहां पे जाएगा, P&L में जाएगा। सो यहां पर मैं आकर लिखता हूं टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 टू सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000। बहुत बढ़िया, ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000, वो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि डिविडेंड जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट है, P&L अकाउंट में आने वाला नहीं है। बैंक लोन रिपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,05,000, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ 5,000, 5,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है बेटा जी वो यहाँ पर डेबिट होगा टू इंटरेस्ट 5,000। चेक करिएगा, बहुत बढ़िया। एडजस्टमेंट नंबर 8 हो गया। 9 ट्रेड पेबल्स का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं आएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आने वाला है 30,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000। बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया बच्चे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो जाने के बाद यहां पर आएगा इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 8,20,000 सोल्ड ड्यूरिंग ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। 20,000 का प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो मेरी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। मैं P&L अकाउंट को करता हूं क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000, है ना, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेप्रीसिएशन है 40,000, डेप्रीसिएशन अदर टेंजिबल एसेट्स 20,000। टोटल डेप्रीसिएशन को मैं यहाँ डेबिट कर लेता हूँ 60,000। टोटल डेप्रीसिएशन 60,000। चेक कर लीजिएगा सभी जने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज उसका कोई इफेक्ट नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, दैट्स ऑल। P&L अकाउंट हमारा होता है कंप्लीट। 3,95,000 है टोटल, 3,95,000 यहां पे टोटल। 3,95,000 माइनस 35 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 30 माइनस 60। चेक करिएगा क्या आपका नेट प्रॉफिट 2,50,000 आता है क्या। बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह हमें सॉल्व करना है। आज एग्जाम डे है, वार्म अप सेशन का ऑब्जेक्टिव डिफीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड,
इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ध्यान रखना कहां से शुरू करते हैं बेटा जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कहां से शुरू करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फिगर हमारे पास है 2,50,000। इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वहीं पे दिया है ऊपर पीएनएल के अंदर ही 30,000, तो हमें जाकर मिलेगा देयर फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,80,000। अब ये 2,80,000 के अंदर हम करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स, जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ट्रांसफर टू प्रोविजन है उसको हम करेंगे एड बैक, जैसे कि डेप्रीसिएशन 60,000 को हमें एड बैक करना है, डेप्रीसिएशन को प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है। वो सारी चीजें जो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, ऑपरेटिंग का नहीं है, उसको ऐड करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट 5,000 रुपए का जो इंटरेस्ट पे किया है उसको करेंगे यहां पर ऐड, करेक्ट। जो हमारी इनकम नहीं, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी इनकम नहीं है उसको लेस करेंगे। 20,000 रुपीज हमारी इनकम नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको हम करेंगे लेस। तो एडजस्टमेंट जो किया जाता है एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर बेटा जी 3 एडजस्टमेंट्स हम लोग करते हैं। कौन से 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं? सबसे पहला हम ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, दूसरा हम ऐड करते हैं एनी ट्रांसफर टू प्रोविजन रिजर्व और एनी एक्सपेंस ऑफ ईया और फा, और तीसरा डिडक्ट करते हैं एनी इनकम ऑफ ईया एंड फा। ये तीनों एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद हम लोग लेते हैं टोटल 2,80,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000, इज इट कमिंग टू 3,25,000? चेक कर लेना, इज इट कमिंग टू 3,25,000? द गुड थिंग इज आपको आंसर पता है, तो आंसर पता है तो आप इसको आराम से मैच कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चेक करिएगा, सभी लोगों ने लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में है यहां पर एक दो चीजें, एक है इंक्रीज इन स्टॉक, 25,000 रुपए से आपका स्टॉक बढ़ रहा है, इट विल रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो, और दूसरा देयर इज अ चेंज इन ट्रेड पेबल्स। चेक करते हैं एक बार, मेरे को याद है क्वेश्चन एक ही बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दिमाग में फिट हो जाए। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 35,000। ट्रेड पेबल्स आपके कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं बेटा जी? 50 और 35, 15,000 रुपए से ट्रेड पेबल्स आपके कम हो रहे हैं। तो ट्रेड पेबल्स कब कम होंगे? जब आप उनको पेमेंट करेंगे, मतलब कैश आउटफ्लो, ट्रेड पेबल्स। तो 325 माइनस 25 माइनस 15,000, इट इज कमिंग टू 2,85,000। और फिर यहां पर हम आएंगे, लिखेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स की पेड की फिगर क्या, एक्चुअल टैक्स जो पे किया है बेटा जी वो है 55,000। वो मैं यहां से डिडक्ट करता हूं तो आपको आंसर मिलेगा 2,30,000। और अगर सब कुछ सही है तो ये 2,30,000 आपके इस 2,30,000 से मैच होना चाहिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। चेक कीजिएगा सभी जने, सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। टाइम मैंने यहां पर नोट किया है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, 22 मिनट लगे, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वार्म अप सेशन। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन है बच्चों का, अमेजिंग। सो बोनस इशू का क्वेश्चन है, 5 मार्क का, स्टैंडर्ड टाइम है 9 मिनट्स। ओके, following is the extracts of the balance sheet of the company of Prem Limited as on 31st March 2018. Authorized capital, issued capital, reserve surplus है आपके पास। On 1st April the company decided to capitalize its reserve by way of issue of bonus share at the rate of 2 share for every 5 shares held. तो बोनस का रेशियो है 2:5। क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप है? चेक कर लेना, हाँ जी शेयर फुल्ली पेड अप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर्स द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। ओके, फालतू यार, क्या यार, इंस्टीट्यूट भी मतलब सही चीज है यार, कहाँ जरूरत थी यार बैलेंस शीट की, अब डाल दिए तो डाल दिए, ठीक है कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर। सर ये एग्जाम में दिखाना है कि दिखा दिया तो क्या हरकत है बेटा, दिमाग में करोगे इसकी जगह पेपर में कर लो। सो 2,70,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास ऑलरेडी है, मल्टीप्लाइड बाय बोनस का रेशियो क्या है बेटा जी 2/5 इंटू 2/5। तो 2,70,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 होता है 1,08,000 bonus shares. Bonus shares are always issued at par. So into 10 करते हैं तो हमें कितना पैसा चाहिए? 10,80,000 चाहिए। चेक कर लीजिएगा, सबको ये क्लियर हुआ क्या
कितना अमाउंट चाहिए आपको बोनस के लिए? 10,80,000 का अमाउंट चाहिए। अब ये 10,80,000 का अमाउंट आप जहां जहां से लेकर आएंगे उसके हिसाब से उसको करेंगे डेबिट। तो पहली जनरल एंट्री पास करते हैं ना यारो। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा के पूरा बैलेंस उठा लो 1,20,000। बहुत बढ़िया। पहली प्रायोरिटी सेक्शन 55 के हिसाब से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। दूसरी प्रायोरिटी में उठाते हैं बेटा जी कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75,000। ओके, उसके बाद उठाते हैं बेटा जी जनरल रिजर्व 3,60,000। मिश्रा जी की बड़ी बेटी, नए सिलेबस के अंदर ये वाला जो चैप्टर है सीए फाउंडेशन के अंदर इंस्टीट्यूट ने शिफ्ट कर दिया है। मतलब वर्चुअली नए सिलेबस के अंदर फाउंडेशन फाउंडेशन नहीं रहा, एक तरीके से इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट ही बना दिया है। ठीक है, अब बचता है 5,25,000। ये हम लेंगे कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,25,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 10,80,000 being provision for bonus made। और अब बोनस शेयर इशू करेंगे। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10,80,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 10,80,000 being बोनस शेयर्स इशूड। बेटा जी इंस्टीट्यूट ने अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट पूछा है ना आपसे, तो आप इंस्टीट्यूट के इंटेंशन को समझने की कोशिश करना। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाए। एक्सट्रैक्ट्स पूछा है ना आपसे, तो आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग यहां पर बनाते हैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एक्सट्रैक्ट कह दो, नोट्स कह दो, कोई भी चीज कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले यहां पर आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर आता है नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आता है ए शेयर कैपिटल। चलो बहुत ही बढ़िया। शेयर कैपिटल में अब क्या पोजीशन है? सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ऑथराइज और फिर हमें लिखना पड़ेगा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, अब यहां पर है एक कैच, ध्यान से समझना। क्या है सर? मैं आपको बताता हूं। कंपनी का जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, स्पेशली मैं इक्विटी की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है बेटा जी वो है 3 लाख शेयर्स। लेकिन अब बोनस इशू करने के बाद वी आर एक्सीडिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल और इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप यहां फंसो और इंस्टीट्यूट आपका इसका मार्क काटे। मतलब देखो, ऑलरेडी कंपनी का 2,70,000 इक्विटी शेयर्स इशूड है और आप बोनस दे रहे हैं 1,08,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब ये सब कर लेने के बाद, बोनस के बाद आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल तो 3,78,000 होना चाहिए, जबकि अभी आपका ऑथराइज है 3 लाख। इट कैन नॉट हैपन। अगर आपने एग्जाम के अंदर 3 लाख इक्विटी शेयर्स लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे, निश्चित है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट 3,78,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Is it clear to all of you? That becomes 37,80,000. Is this clear to all of you? उसके बाद में 25,000 10% preference shares of 10 each. 25,000 10% preference shares of ₹100 each. So this becomes 25 lakhs. Check all of you. नहीं, 25,000 ऑफ ₹10 है या 100 है? भूल रहा हूँ यार मैं। एग्जाम के पहले ऐसा होता है, दिमाग जाम हो जाता है।
2,50,000 रुपए और टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल 37,80,000 प्लस 2,50,000 40,30,000। ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ डिस्क्लोज करना होता है, टोटल में नहीं लेना होता है। अब यहां पर हम इसके नीचे लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। अब मैं इसको थोड़ा सा अपनी ईमानदारी को साइड में रखकर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। वाह सर वाह। अब देखो भाई, थोड़ा बहुत तो चलता है यार, 24,000 प्रेफरेंसेस है, मतलब ठीक है ना, ठीक है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। So 37,80,000 plus 2,40,000, 40,20,000. Check all of you. Is it coming to 40,20,000? Check all of you. हुआ नहीं है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस बाकी है। इतनी लंबी गहरी सांस लो मत, अभी टाइम है। अरे रे रे, रुको रुको रुको, भूल रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? अरे सर, शेड्यूल 3 के हिसाब से नोट देना पड़ता है क्या? ओ यस, आउट ऑफ अबाउ 1,08,000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर, मार्क्स कटेगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स का ध्यान नहीं रखे तो मार्क्स कटेगा। इंपॉर्टेंट, अपघाताचं वळण। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके पास बचा ही क्या यार, गरीब हो गए आप। जनरल रिजर्व नहीं बचा, सीआरआर नहीं बचा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बचा, सिर्फ पीएनएल बचा है। 6 लाख रुपए का पीएनएल का बैलेंस था, उसमें से भी कुछ यूज कर लिए हूं। प्रॉफिट एंड लॉस कितना यूज किया? 525, मतलब 75। हम लोग ना काफी बार क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते कि इंस्टीट्यूट एक्चुअली पूछना क्या जाता है। एक्सीडेंट पॉइंट्स मार्क करना, ये नोट एक्सीडेंट पॉइंट है, ऑथराइज शेयर कैपिटल वाला एक्सीडेंट पॉइंट है, ये एक्सीडेंट पॉइंट्स को रखना है ध्यान। उफ, फाइनली सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। वार्म अप सेशन के लिए हम लोग हैं तैयार। उम्मीद करता हूं कि आपका दिमाग, आपका हाथ सब गर्म हो चुका होगा, पूरी तरह आप तैयार होंगे। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम आपके लिए मैं लेके आऊं। मैंने लिखी नहीं है सर्टेनली, बट मैंने पढ़ी है और आज की हमारी सिचुएशन पे परफेक्टली रेलेवेंट है। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मेहनत कर, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर में भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा। जितने भी बच्चे आज ये एग्जाम दे रहे हैं, मैं सबको एक चीज कहना चाहता हूं, आप लोगों को खुद को इवैल्यूएट करना है। दुनिया को अलाउ मत करो आपको इवैल्यूएट करने के लिए। आप लोग खुद को इवैल्यूएट करो कि क्या मैंने मेरा बेस्ट दिया है, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, अपनी जी जान लगाई है, और अगर हां तो आप मेरी नजर में, आप अपनी नजर में पास हो। कोई मार्क्स, कोई रिजल्ट आपको पास या फेल नहीं कर सकता। सक्सेस कैन बी डेफर्ड, सक्सेस कैन नेवर बी डिलेड। अपने आप पे ट्रस्ट रखो, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो, माता पिता पे ट्रस्ट रखो, मुझ पे ट्रस्ट रखो। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, अच्छे से जाओ, अपना बेस्ट दो, पेपर देकर आओ। अभी हमारा ये सेशन खत्म हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट कीप इट लाइट एंड सिंपल। एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंच जाइएगा, ज्यादा लेट मत पहुंचिएगा। जल्दी पहुंचने में हरकत नहीं है, लेट पहुंचने में हरकत है। अभी 8:30 बजे एक सेशन लगने वाला है इसी चैनल पे, पेपर राइटिंग टिप्स का, जरूर देखना। ब्रेकफास्ट खाते खाते भी देख सकते हो, कुछ लिखना नहीं है, बस सुनना है, देखना है, समझना है। मेरा एक स्टूडेंट है गौतम, जिसको 96 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 मार्क्स इन अकाउंट्स, और इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक लेकर आया। उसका पेपर मैंने आपको दिखाया उस सेशन के अंदर, और 10 टिप्स आपके साथ शेयर की है, जरूर देखिएगा।
पेपर शाम को खत्म हो जाने के बाद दोस्तों के साथ डिस्कस मत कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो भी है, मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसे हुआ है। मैं सर्टनली उस समय ड्राइव कर रहा हूँ, तो शायद बहुत ज्यादा लोगों की कॉल्स नहीं ले पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा गाड़ी को साइड में लगाकर डेफिनेटली आप लोगों से करूं मैं बात। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। सीए इंटरमीडिएट ऑल सिलेबस का ये आखिरी क्लास, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड डे, शब्बा खैर।